अतीत में क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा, ये सोच के समय ज़ाया नहीं कीजिए, क्योंकि समय इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते या बदल नहीं सकते, उन पर सोचने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ले दे के हमारे हाथ में जो है वो है हमारा वर्तमान। तो गलत चीज़ों पे फोकस करके हम इसको अपने हाथ से यूं ही नहीं जाने दे सकते। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बी इन द मोमेंट एंड जस्ट मेक एवरी मोमेंट काउंट। जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और व्लॉग शुरू होने से पहले फिर से एक निवेदन है कि अगर आप डेली मेरा व्लॉग देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, या आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है मेरे व्लॉग्स की वजह से, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, तो प्लीज़ 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 चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अनमोल है। तो आ जाते हैं ब्लॉग पे। मेहंदी लगा ली है, लास्ट ब्लॉग में शेयर किया था मेहंदी भिगाने का पूरा प्रोसेस। बाकी खुद से अपने सिर पे मेहंदी कैसे लगाती हूँ और मेहंदी भिगाने का पूरा डिटेल जो प्रोसेस है वो मैं पहले अपने ब्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसीलिए इस ब्लॉग में मैंने शेयर नहीं किया है मॉर्निंग में मैंने मैं कितने बजे उठी, कैसे मेहंदी लगाई, वो सारी चीज़ें। सीधे आ जाते हैं नाश्ते पे। नाश्ते में शिमला मिर्च आलू की बहुत सादी सी सब्जी बन रही है लोहे की कढ़ाई में, और आटा लगेगा। मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, यानी कि जो मेरी बड़ी ननद है, वो वृंदावन गई हुई है और आज रात को वो लौट आएंगी। तो फिलहाल मैं और मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल अकेले हैं घर में इस वक्त, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं अभी दूध लेने गए हुए थे। तो यहाँ पे सब्जी छौंकने के बाद मैं जो हूँ कपड़े फैलाने गई थी। तो वैसे मैं कपड़े जल्दी फैला लेती हूँ, लेकिन मेरी जो सास हैं वो अपने कपड़े खुद धोती हैं। तो जब वो नहाना धोना करती है ना, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है उनको। तो उनके कपड़े भी मुझे फैलाने थे, इसलिए फिर मैं उनकी बाल्टी के लिए रुकी हुई थी। जैसे ही वो बाहर आई, उनको उनकी चाय का कप और पानी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं उनके हाथ में दे के देन उनकी बाल्टी लेके वापस यहाँ अपनी छत में आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही थी कि जैसे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया या कुछ ऐसी बात। देखिए, मैं आपके कमेंट का कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ ज़्यादातर केसेस में। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कॉमन से प्रश्न आते हैं तो फिर मैं उसको वीडियो में लेती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है कि मैं कभी भी आपकी कॉमेंट को बिना रिप्लाई किए छोड़ूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉमेंट आते नहीं है, इतना बड़ा चैनल है नहीं मेरा। तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होता कि मैं हर एक कॉमेंट को पर्सनली जाके एक एक जने को अटेंड कर पाऊँ। तो वो मैं करती हूँ। हो सकता है शायद आप लोग अपना कमेंट बॉक्स चेक नहीं करते वापस से जाके, इसलिए आपको लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शीला गंगवार जी का लगातार मैसेज आ रहा था कि मैं उनका नाम अपने ब्लॉग में लूँ। तो मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ कि वो लगातार मेरा ब्लॉग देखती है। मेरे ही शहर में रहती हैं वो, थोड़ा ही दूर है मेरे शहर से, उनका थोड़ा आउटर में है शायद घर। और मैं जाती थी वहाँ पे जहाँ आप रहते हैं फ़िलहाल, वहाँ मेरा आना जाना काफ़ी था, फ़िलहाल अभी नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप लोग पूछ रहे थे, बट वो ना, मैं आपको सीरियसली बताऊँ कि मैंने उसका क्लिप बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार तो वो खुद स्टिच जो है खुद पहली बार किया है, पहली चीज़। दूसरा, मैं सिलाई में बिल्कुल प्रो नहीं हूँ। मैं खुद अंदाज़ा लगा लगा के और यूट्यूब की वीडियोज़ को देख देख के कटिंग और स्टिचिंग करती हूँ। तो मैं अगर कोई वीडियो बनाऊँ और उसको आपके साथ शेयर करूँ ना, तो वो गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जो प्रोफेशनल लोग हैं यूट्यूब पे, उन लोगों को देखिए और उनकी हेल्प लीजिए, क्योंकि मैं उतने अच्छे से नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मैं खुद ही जो है वीडियोस देख के और बहुत टाइम लगा के कटिंग और स्टिचिंग करके अपने लिए ड्रेस बनाती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बस बेसिक स्टिचिंग आती थी और शौक़ है, बाकी यूट्यूब है हाथ में, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। लेकिन मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाऊँगी इस चीज़ की। हाँ, अगर भविष्य में कभी फिर से मेरा कॉट सूट बनाने का बनेगा तो हो सकता है मैं आपके साथ शेयर कर दूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप जो प्रोफेशनल चैनल्स हैं स्टिचिंग सिखाने वाले ना, उनको जो है देखो। और आप डालेंगे यूट्यूब के अपने सर्च बार में कॉट सेट कटिंग एंड स्टिचिंग, तो हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगी। जो आपको अच्छी लगे वो आप देखिए। अगर आप स्टिचिंग सीरियसली करते हैं, कटिंग स्टिचिंग में आपका हाथ साफ है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा देखना और उसको सिलना। बाकी जो मैंने कॉट सेट स्टिच किया था, वो देखिए, जैसे अगर आप प्लाजो सिलते हैं, अगर आप सिलाई करते हैं तो आपको पता होगा प्लाजो कैसे सिला जाता है। तो जो उसका बॉटम है वो जस्ट एक प्लाजो की तरह है और उसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, स्ट्रेट कट प्लाजो है। और जो उसका ऊपर का टॉप है कॉट सेट का, वो सिंपल एक कुर्ती आप मान के चलो। बस कुर्तियाँ लंबी होती हैं, वो छोटी है, हिप लेंथ तक है। हिप लेंथ से हल्का सा नीचे मैंने स्टिच किया है, दैट्स इट। बाकी जो उसके चाक वगैरह होते हैं वो थोड़ा सा कट राउंड में मैंने कट किए हैं। बाकी आप चाहो तो देख सकते हैं उसका डिटेल वीडियो
बहुत सारे चैनल्स में शेयर किया हुआ है, बहुत सारे लोग जानकार लोग शेयर कर रहे हैं, वहाँ आप ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे है कुछ भी नहीं, नॉर्मल प्लाजो सूट अगर आप सिलते हैं तो ये भी बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें से स्पेशल। अच्छा, जब कपड़े डाल के नीचे आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं। एक्चुअली इसको थोड़ा सा खुजली की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा इचिंग करता है ये, तो वो इंजेक्शन इसको लग रहा है। इसके अलावा इसकी जो पूंछ है उसमें कुछ इन्फेक्शन सा हो गया है, इसकी वजह से वो बार बार वहाँ पे मुंह ले जाता है। तो इसको जो है ये दोनों ही चीज़ें करनी थी। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो जंजीर है उसको फंसा के रखा हुआ है अपने पैर के नीचे दबा के, और जिससे कि ये हिले नहीं। वैसे बहुत शरीफ है, ये नहीं हिलता है, नहीं शैतानी करता है, बट जानवर है ना तो कोई पता नहीं रहता कहीं हिल गया और इंजेक्शन गलत जगह लग गया, इसलिए मैं सामने खड़ी रहती हूँ इसकी, जिससे कि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे। और मेरे हस्बैंड इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं और बाद में इसके स्प्रे कर देंगे पूंछ में, तो थोड़ा सा ये रिलैक्सड हो जाएगा, क्योंकि बहुत परेशान हो गया था। एक तो गर्मी में जानवर वैसे ही बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हमने अटेंड किया, थोड़ा सब कुछ कहा रहा है। इसके बाद मैंने इसे बिस्किट खिलाए थे, उसके बाद इसकी जंजीर मैंने खोल दी। ये बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह भाग गया यहाँ से, और थोड़ा सा मतलब परेशान था खुजली के मारे और इस दर्द के मारे, तो इसको बहुत रिलीफ मिला। अब ये जो स्प्रे है हम इसको 2 से 3 बार डेली कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इससे आराम है। इसके बाद मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर लंच का थोड़ा सा बहुत काम निपटाया, उसके बाद मैं ऑफिस चली गई थी। तो यहाँ पे ना मैं पूजा करने से पहले ही जो है दाल वगैरह भिगो चुकी थी। इनफैक्ट मैं जब सब्जी बनाती हूँ तभी दाल वगैरह भिगो देती हूँ लंच के लिए, जिससे कि जाने तक मैं उसमें प्रेशर लगा दूँ। बाकी छौंकने का काम ये रहता है कि समय पर डिपेंड करता है, अगर जाने से पहले इतना टाइम है 5-7 मिनट का कि मैं छौंक पाऊँ दाल, तो मैं छौंक के चली जाती हूँ। अदरवाइज आके भी जैसे जितनी देर में चावल पकते हैं उतनी देर में दाल में तड़का भी लग ही जाता है, तो वो डिपेंड करता है टाइम पे, कितना टाइम बचा है उस हिसाब से। तो अभी फ़िलहाल पूजा करी। पूजा करने के बाद जो है मदर इन लॉ को नाश्ता कराया। उनकी मालिश वाली भी इसी वक्त आती है, तो डिपेंड करता है, अगर उनकी मालिश वाली आ चुकी है उससे पहले नाश्ता बन के रेडी रहता है तो मैं उनको नाश्ता करवा देती हूँ पहले। और कई बार वो पहले आ जाती है तो फिर आधे घंटे का ब्रेक लग जाता है, देन फिर वो मसाज करवाने के बाद खाना खाती हैं, मतलब नाश्ता करती हैं, उस हिसाब से चलता है। फिर वो बाहर बैठ जाती हैं और आधे घंटे के बाद उनको उनकी ब्लैक टी चाहिए होती है, तो वो दे के फिर मैं शॉप पर निकल जा रही हूँ। फिलहाल ये रूटीन इस तरीके का बना हुआ है। और जब मेरी ननद होती हैं तो वो चाय दे देती हैं, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाया, सिंपल, बहुत ही सिंपल दाल चावल बनाए थे, तो मैंने कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं किया है। लास्ट जो है एंड में व्लॉग में डिनर में मैंने भरवा बैंगन बनाए थे, तो उसकी रेसिपी मैंने अच्छे से शेयर की है, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कटौती कर दी, जिससे कि व्लॉग जो है अनावश्यक लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पे दूध वगैरह भी, जैसे आजकल ठंडा नहीं हो रहा है, गर्मी आ गई है, तो यहाँ फ़ैन के नीचे दूध रखा रहता है, तो उसको थोड़ा सा मैं खिसका के इधर को रख रही थी, जिससे कि मेरे जाने तक जो है ठंडा हो जाए और मैं इसको फ्रिज में रख जाऊँ, क्योंकि आने तक भी लेट हो जाता है, फिर 2-2:30 बज जाता है। अभी फ़िलहाल मुझे काफ़ी आराम है, क्योंकि मैं जब ऑफिस जाती थी ना तो 1:30 बजे मुझे वापस आना पड़ता था, चावल ऑन करके फिर मैं खाना उनका लगा के जो है मेरी सासू माँ का, फिर मुझे ऊपर भागना पड़ता था। बट अभी वो मेरे साथ रह रही है तो काफ़ी रिलैक्स्ड है। मेरे आने तक जो मेरी ननद है वो चावल में प्रेशर लगा के खुद खाना खा के और मेरी सासू माँ को खिला के रखती हैं, तो मुझे जल्दी जल्दी भाग के नहीं आना पड़ता, मैं आराम से आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये जो कुर्ता दिखा रही हूँ ना, इसका जो स्लीव में जो पैटर्न बना हुआ है, ये कढ़ाई वाला, ये मैंने खुद से बनाया है। ये कुर्ती भी खुद से स्टिच करी है। इनफैक्ट ये जो सिर्फ कपड़ा था और इसकी जो यहाँ पे गर्दन पे, मतलब ये जो फ्रंट है यहाँ पे जो एम्ब्रॉयडरी है ये रेडीमेड है, बाकी इसकी स्लीव्स में जो मैंने कढ़ाई करी है ये पहले से नहीं थी, ये मैंने बाद में करी थी। तो अगर आपको अच्छी लग रही है और आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। किसी भी बहुत सादे से कुर्ते को आप थोड़ा सा फैंसी बना सकते हो, इस तरीके की बहुत सिंपल स्टिचिंग एम्ब्रॉयडरी करके, बहुत ही आसान है, मतलब जिसको एम्ब्रॉयडरी करनी नहीं आती ना वो भी कर लेगा और बिल्कुल भरा भरा सा हो जाता है। तो अगर आप किसी अपने कुर्ते को थोड़ा अलग सा लुक देना चाह रहे हो ना, तो ये एम्ब्रॉयडरी आप नेक लाइन पर भी कर सकते हैं, चाक पे भी कर सकते हैं, स्लीव्स पे भी कर सकते हैं, इनफैक्ट पोंचों पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉप पे जब जाती हूँ तो अपना जो है काढ़ा लेके जा रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल चोक हो गया है, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। बाकी तो जो खांसी अगर हो जाती है ना तो उसको टाइम लगता है सही होने में, जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी मेरी जो है लंबी चलती है, जल्दी ठीक नहीं होती, बहुत लंबा टाइम लेगी है, उसके बाद जाके सही होगी। तो फिलहाल मैं अपने घरेलू नुस्खे कोशिश कर रही हूँ कि उनसे ठीक हो जाऊँ। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर देखते हैं, नहीं तो डॉक्टर को दिखाऊंगी।
अच्छा, अभी ना मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ यहाँ पे भरवा बैगन की रेसिपी। तो यहाँ पे दरदरी कुटी हुई जो सौंफ होती है वो ली है मैंने। यहाँ पे मेरी बॉटल ख़त्म हो गई थी तो मैंने दोबारा से पीसा था। फिलहाल मैं आपको रेशो बताऊँ तो आपको धनिया पाउडर और जो सौंफ है वो ऑलमोस्ट बराबर लेना है। सौंफ आप थोड़ी सी ज़्यादा ले सकते हो, धनिया पाउडर थोड़ा सा उससे कम लेंगे। और उसके बाद इसमें हल्दी डाली है, कुटी हुई मिर्च डाली है, देगी मिर्च डालेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो सौंफ है, सौंफ का पाउडर है वो बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए, दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि आपसे मिक्सी में घुमा दें अच्छे से और बिल्कुल पाउडर हो जाए, ऐसा नहीं हो। दरदरा हो, कुछ पीसेज हों उसमें और बाकी थोड़ा सा पिसा हुआ हो, इस तरीके का होना चाहिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक सब बहुत संभाल के डालना है, क्योंकि बाद में जब हम ये जो भरवा बैंगन है इसको मसाले में कोट करेंगे ना, तो उस मसाले में भी नमक जाएगा। तो यहाँ पे नमक संभाल के ही डालना है। तेज़ हो गया तो आप उसे कम नहीं कर सकते, लेकिन अगर हल्का हो गया तो आप उसको हल्का सा बढ़ा सकते हो मसाले में बाद में। थोड़ी सी इसमें हींग डाली है और लास्ट में इसमें जाएगा अमचूर का पाउडर। और बस यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैं डाल रही हूँ ना फ्रेंड्स, स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूँगी। ये 15 छोटे छोटे साइज़ के जो बैगन होते हैं ना, उनके हिसाब से मैं मसाला बना रही हूँ भरवा करने के लिए। और यहाँ पे लास्ट में मैंने थोड़ी सी सौंफ पाउडर और डाला, मतलब अलग से पीसा है, मेरे पास ख़त्म हो गया था और फिर इसको ऐड किया है। इसके बाद हम यहाँ पे सरसों का तेल डालेंगे और इसको कोट कर लेंगे सारे मसाले को। इतना तेल डालना है जिससे कि जो मसाला है हल्का सा इकट्ठा सा हो जाए, और जब हम इसको बैंगन में भरें तो वो गिरे नहीं इधर उधर। देखिए थोड़ा बहुत तो बिखरेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल चिपक जाए और बिखरे ना, थोड़ा बहुत बिखरेगा, लेकिन ऑयल जो है वो हेल्प करता है। मसालों का जो फ्लेवर होता है एक तो वो इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा सा अचारी सा फ्लेवर आ जाता है। दूसरा, मसाले इकट्ठे हो जाते हैं तो आप बैंगन में जब भरेंगे ना तो ये चिपके रहेगा, नहीं तो ये बिखरेगा अगर सूखा सूखा मसाला आप भरेंगे तो सरसों के तेल से बहुत ज़्यादा फ्लेवर बहुत बढ़िया इन्हेंस हो जाता है। इसके अलावा और कोई ऑयल मत यूज़ कीजिएगा, सरसों का तेल है और कच्चा ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने इसको जलाया हो या पकाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो छोटे साइज़ के बैंगन होते हैं उनको धो के पोंछ के उनमें इस तरीके से कट लगाना है, मतलब लंबा नीचे तक जहाँ पे स्टेम होता है ना वहाँ तक कट लगाना है। और चेक कर लीजिए अंदर कुछ कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। वैसे आजकल बहुत अच्छे बैंगन आ रहे हैं, तो मेरा तो लकीली एक भी बैंगन ख़राब नहीं निकला था, सारे बहुत अच्छे और बहुत फ्रेश थे। तो सारे बैंगन में इस तरीके से चीरा लगा लेंगे। उसके बाद ये जो मसाला है उसको हम इनके अंदर भरेंगे। तो यहाँ पे ना ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मसाला इसके अंदर लगता हो, क्योंकि अंदर हाथ इतना ज़्यादा नहीं जाता है। आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे तो बैंगन टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा मसाला डालना है, हल्का हल्का से उंगली से चुपड़ देना है बस सिंपली। और ये जो मसाला जितना मैंने डाला है ये बिल्कुल सही बैठा था, बस आधा या 1 चम्मच मसाला जो है बचा होगा, उससे ज़्यादा नहीं बचा था। बस ये जो बैंगन है उनके अंदर हम इसको अच्छे से पहले जो पहला चीरा लगाया उसके अंदर डालेंगे, देन उसको दूसरे साइड से चीरा जो लगाया उसको खोलेंगे और बैंगन जो है अच्छे से भर लेंगे। और बस सिंपली इस तरीके से सारे बैंगनों को भर लेंगे हम यहाँ पे अगर ये जो मसाला हमने रेडी किया ना तेल में मिला के, इसको अगर हम थोड़ा पहले भिगो के रख देना तो और बढ़िया फ्लेवर आता है। और अगर ये जो बैंगन है इनमें हम ये जो कोटिंग करी हमने मसालों की, जो हमने भरे हैं मसाले अंदर, वो भी अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैंने सीधे मसाला बनाया और इसमें भरा बैंगनों में, और देन मैंने इसमें स्टीम लगा दी। इस प्रोसेस में अगर आप थोड़ा टाइम लगा के करोगे ना तो और अच्छा फ्लेवर आता है। मतलब आप मसाले पहले कोट करके रख दो, उसके बाद बैंगन में भरो और आधा घंटा के लिए छोड़ दो बैंगन को, देन उसमें स्टीम लगाओ। तो स्टीम यहाँ पे लगाने से ये रहता है कि बैंगन अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद मेरी मदर इन लॉ को मैंने हॉट वाटर बैग दिया है, एक फ्रूटी दी है क्योंकि उस वक्त नींबू पानी या कुछ ठंडा पीती है। तो फिलहाल अभी नींबू ख़त्म हो गए थे तो मैंने उनको एक फ्रूटी छोटी वाली दे दी। तो बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं तो मतलब जैसे बच्चों की डिमांड रहती है ना, चटपटा खाने का मन करता है, वैसे ही रहते हैं जितने भी बुज़ुर्ग होते हैं घर के, मैंने हमेशा देखा है। तो यहाँ पे देखिए जो बैंगन है ये थोड़े से ज़्यादा थे मेरे पास, तो इनको मतलब मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। अगर बिल्कुल थोड़े से कम होते ना तो ये सरफेस में रहते छलने की, तो बहुत इजीली गल जाते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने इनको पलट दिया था, और जब नीचे वाले जो बैंगन है जो छोटे साइज़ के थे वो अच्छे से गल गए, तो फिर उनको मैंने हटा के जो ऊपर ऊपर रह गए थे बैंगन उनको सरफेस में रख दिया, जिससे कि वो भी गल जाए अच्छे से। और बीच बीच में इनको पलट रही थी। बिल्कुल गला के बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत करिएगा, नहीं तो आप जब इसको मसाले में मिलाएंगे ना तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और अपना जो शेप है वो खो देंगे। अंदर की स्टफिंग का जो मसाला है वो बिखर के बाहर आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा गला लीजिएगा, मतलब इतना जैसे 80% कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तो बीच बीच में मैं इनको पलट पलट के जो गलते जा रहे थे उनको निकालती जा रही थी, और उनको बाकी जो बच रहे थे उनको रख दे रही थी सरफेस की में टच करा के, जिससे कि वो भी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बैंगन थोड़े से ज़्यादा थे मेरे पास। और यहाँ पे फिर मैंने उनको पलट के ढक्कन लगा के वापस आई हूँ मंदिर में, संध्या की आरती की है
उसके बाद हम बनाएंगे भरवा बैंगन का जो मसाला है। वैसे यहाँ पे ये रेडी हो जाते हैं, इसके बाद मतलब आपने देखा होगा कुछ करना नहीं पड़ता, बट और अच्छा थोड़ा सा बनाने के लिए इसको हम प्याज का मसाला बनाएंगे, जिससे कि इनको रोटी के साथ खाना बहुत ईजी हो जाता है। वैसे आपको इसके साथ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी सिस्टर इन लॉ अभी वृंदावन से आएंगी, तो पता नहीं पेट कैसा है, क्या स्थिति में है, ये नहीं मालूम, इसलिए मैंने बहुत सादी सी देसी घी में लौकी छोंक दी, जैसे कि अगर उनको भरवा बैंगन नहीं खाने होंगे तो वो लौकी खा लेंगी, इसलिए मैंने बनाई। अदरवाइज़ आप जब मसाला भरवा बैंगन बनाते हो ना, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी दूसरी सब्जी की, ऐसे ही जो है रोटी के साथ आप बहुत आसानी से खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। आटा लगा दिया और इसके बाद हम बनाएंगे भरवा बैंगन को छौंकने के लिए मसाला। तो मिक्सी के जार में मैंने हरी मिर्च ली है, प्याज 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज काटे मतलब, और 1 टमाटर काटा। यहाँ पे आप टमाटर नहीं भी डालोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि हमने जब भरवा बैंगन में मतलब मसाला भरा था, स्टफिंग अंदर भरी थी उसके, तो उसमें अमचूर पाउडर भी था, तो खटाई की ऐसा ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट आप चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ 1 टमाटर डाला था और 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज डाले थे, हरी मिर्च डाली है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। इसको पीस लेंगे और इसमें जो है मसालों में ये जो अभी मैं ग्राइंड कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, क्योंकि हमने नमक जो है वो बैंगनों में भी भरा है, तो यहाँ पे नमक डालते समय बहुत संभाल के डालना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नमक आप उतना ही डालेंगे जितना आप मसाला पीस रहे हो, उस हिसाब से मिक्सी में जितना सामान है उतना ही नमक डालना है आपने। नमक डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे यहाँ पे हल्दी, तो मेरा हल्दी जो है ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, तो जितना था मैंने पूरा डब्बा इस तरीके से पलट के इसको फटफटा के अच्छे से निकाल दिया। अब ये डिब्बा धुल जाएगा और इसी तरीके से रोटेशन में सारे डिब्बे मेरे धुल जाएंगे। आप सभी जानते ही हो मैं कैसे साफ़ करती हूँ अपने डिब्बे, क्योंकि मेरी ओपन किचन है। देगी मिर्च यहाँ पे डाल रही हूँ तो वो भी खाली हो गया डिब्बा, ये भी धुलेगा। और इसके बाद यहाँ पे जा रहा थोड़ा सा धनिया का पाउडर, दैट्स इट। इसके बाद हम इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद सरसों का तेल लिया है मैंने कढ़ाई में, इसमें इस मसाले को हम डाल देंगे अच्छे से। जब ये मसाला फ्राई हो जाएगा, तेल छोड़ देगा, बहुत बढ़िया से भुन जाएगा, मतलब अच्छे से थोड़ा सा दानेदार सा हो जाएगा, फिर हम इसमें जो भरवा बैंगन हमने स्टीम करके रखे हुए हैं वो ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे उलटते पलटते हुए, और ये हमारे जो यम्मी से बैंगन है रेडी हो जाएंगे। तो जितनी देर में मसाला भुन रहा है, इधर उधर के काम निपटा रही हूँ मैं। दाल आई हुई रखी थी, बट इस डिब्बे में दाल ऑलरेडी थी थोड़ी सी, तो वो आज ख़त्म हो गई थी दिन में जब मैंने लंच बनाया था, तो इसको भर के रख दिया है। जो दाल के डिब्बे हैं वो इतनी जल्दी जल्दी गंदे नहीं होते, बट जो मसाले के डिब्बे होते हैं ना, उनमें थोड़े बहुत हाथ जो है गंदे लग जाते, कभी आटे के कभी पानी के, तो वो मेरे को रेगुलर धोने पड़ते, क्योंकि मेरे जो डिब्बे हैं वो किसी मतलब जैसे कैबिनेट्स नहीं है ना, तो उनमें बंद नहीं रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, तो थोड़े से गंदे हो जाते हैं, इसलिए मुझे रोटेशन कर करके सारे डिब्बे धोने पड़ते हैं धीरे धीरे। इसलिए जो है मैं हमेशा आपसे भी कहती हूँ कि अगर आपकी कैबिनेट्स भी है ना, तो भी आप डिब्बे रेगुलर इस तरीके से धोओगे ना, तो आपके ऊपर कभी भी ओवर बर्डन नहीं आएगा, और आपकी जो किचन है मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहेगी। मतलब कोई भी अगर आपकी किचन में एकदम से आ भी जाएगा ना, तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपकी किचन इतनी साफ़ रहेगी अगर आप इस तरीके से रोटेशन में डिब्बों को धोते रहोगे। तो यहाँ पे जो मसाला भुन गया था उसमें मैंने बैंगन डाल दिया, हल्के हाथ से हिलाएंगे जिससे कि एक एक बैंगन में मसाला बढ़िया से लग जाए, कोट हो जाए। उसके बाद हम इसको ढक देंगे, 5 से 7 मिनट इसको ढक के पकाएंगे, बीच बीच में हिला लेंगे जिससे कि नीचे के बैंगन ऊपर आ जाएँ और ऊपर के नीचे चले जाएँ। ये जो भरवा बैंगन का थोड़ा सा मसाला बचा था ये मैंने इसमें ऐड कर दिया और ढक के थोड़ी देर पकाया। देन ये जो यम्मी से बैंगन है ये हो गए रेडी। इसमें से थोड़े से बैंगन उठा के मैं फिर ऊपर दे के आई, क्योंकि ये एक रिचुअल है कि अगर कुछ स्पेशल बनता है तो हम लोग ऊपर नीचे आदान प्रदान करते रहते हैं। उससे पहले जो है जब तक ये बैंगन पकेंगे, यहाँ पे जो बर्तनों का ढेर लग गया है उसको धोया जाएगा। तो प्लास्टिक के डिब्बे जो खाली हुए थे और जो कांच की 2-3 बॉटलें थी वो भी खाली हुई थी, तो वो यहाँ पे धुल जाएंगी। और जब ये सूख जाएंगे अच्छे से, तो इसके बाद में दूसरे डिब्बों का जो मसाले हैं, नमक हल्दी ये सब इनमें पलट दूंगी, फिर उनको धो लूँगी। फिर जब वो डिब्बे सूख जाएंगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो उनमें, इस तरीके से चलता रहता है ना फ्रेंड्स। तो मेरे डिब्बे हमेशा साफ़ सुथरे बने रहते हैं। इनफैक्ट कई लोग जब हमारे किचन में आते हैं, मैं कई बार जैसे कोई मेहमान आ जाता है अंदर, तो वो हमेशा यही पूछता है कि क्या तुम दिन भर किचन ही साफ़ करते रहते हो, या तुम्हारे डिब्बे क्या दिन भर धुलते ही रहते हैं हर समय, क्योंकि तुम्हारे डिब्बे हमेशा चमकते रहते हैं खुली हुई किचन होने के बाद भी। तो मैं उनको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि इकट्ठे सारे डिब्बे खोल के खाली करके उनको धोना, देन सुखाना और फिर से उनको रिफ़िल करना जो है मुश्किल होता है। बट इस तरीके से करेंगे तो सारी चीज़ें साफ़ सुथरी बनी रहती है। हर डिब्बे में, हर कोने में, हर जगह पे आपका हाथ बराबर जो है लगता रहता है। और चाहे, और ये ना, ये जो रूल है ये सिर्फ किचन के लिए नहीं है, ये पूरे ऑलमोस्ट पूरे घर के लिए होता है। थोड़ा थोड़ा आप हाथ हर कोने में लगाते रहो, एक दिन एक कमरा, दूसरे दिन दूसरा कमरा, डस्टिंग जो होती है उस तरीके से करते रहो ना, तो आपका जो किचन है चाहे घर हो, अच्छा साफ़ सुथरा प्रेजेंटेबल हमेशा बना रहता है। तो बर्तन धुल गए
सिंक साफ़ करने का है रिचुअल, क्योंकि हमेशा मैं मतलब थोड़ा सा कॉकरोचेस की प्रॉब्लम हो जाती है अगर मैं ज़रा सा भी केयरलेसनेस करती हूँ। तो किचन जब भी छोड़ती हूँ, डिनर का काम जब भी ख़त्म होता है, हमेशा ही जो सिंक है ये साफ़ किया जाता है, धोया जाता है। यहाँ पे 2 नेफ्थलीन बॉल्स हमेशा पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से जो कॉकरोच हैं रात को नहीं बाहर आ पाते हैं किचन में। बस थोड़े से बैंगन ऊपर देख के आई, हरा धनिया डाल के इसको गार्निश किया, सासू माँ का खाना लगाया, उन्होंने खाना खाया। सिस्टर इन लॉ बहुत लेट हो गई थी आने में, तो उनके साथ डिनर नहीं किया हम लोगों ने, पहले कर चुके थे, उनका मैंने लगा के रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो सिंपल सा छोटा सा व्लॉग था यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।